दुनिया जहाँ पे लोग पशु चराना कृषि से अधिक सुविधाजनक समझते थे। क्या ऐसा जीवन था? हाँ, वैदिक काल में ऐसा ही जीवन था। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों वो पशुपालन को प्राथमिकता देते थे, कृषि को नहीं, और उनका व्यापार क्या था, उनकी कृषि कैसे होती थी, उनके कर क्या थे, किस प्रकार से थे, उनका रहन-सहन कैसा था, कैसे उन्होंने ग्रामीण बस्तियों का निर्माण किया और कैसे वो नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। हम इस वीडियो में पूरे उनके आर्थिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और देखेंगे कि उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति देखते हैं जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है 1750 के आसपास और वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है 1500 ईस्वी के आसपास। उस समय जो आर्य थे वो क्या करते थे? वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, अस्थायी रूप से कबीलियाओं में रहते और पशु चारण पे जोड़ देते, पशु को चराते और उसी से अपना पेट पालते। और ये यायावरी पशुचारणिक अर्थव्यवस्था का इसका निर्माण हुआ। जब वैदिक काल शुरू होता है तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल आता है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहता है। इस समय उन्होंने किन-किन व्यवसायों को अपनाया? वो पशुपालन करते, कृषि करते और व्यापार-वाणिज्य भी करते थे। किंतु आर्य व्यापार-वाणिज्य नहीं करते, क्योंकि आर्य जो थे वो पशुपालन उनका प्राथमिक व्यवसाय था किस समय ऋग वैदिक काल में, इसलिए उन्होंने व्यापार-वाणिज्य नहीं किया, क्योंकि कृषि के द्वारा ही आप किसी चीज़ का उत्पादन करिएगा तो ही आप व्यापार-वाणिज्य कर सकते हैं और आर्य शुरू में कृषि नहीं करते थे, उसे छोटा समझा जाता था। तो आर्यों ने सबसे पहले ऋग वैदिक काल में क्या किया? पशुचारण किया, प्राथमिक व्यवसाय उनका पशु चलाना, पशुचारण ही था, ठीक है? और दूसरा उनका था कृषि कार्य, जो वो अनार्य जो थे, उनसे वो धीरे-धीरे उस चीज़ को वो सीख रहे थे। तो व्यापार-वाणिज्य कौन करेंगे? क्योंकि अनार्य जो यहाँ पे रह रहे थे, वो ज़्यादातर लोग थे और वो ज़्यादा क्या कर रहे थे? कृषि कार्य कर रहे थे। तो कृषि कार्य कर रहे थे तो उत्पादन हो रहा था और उसी से वो व्यापार-वाणिज्य किया करते थे और आर्यों को टैक्स के रूप में, कर के रूप में दिया जाता था उनके बदले सामान। तो हम देखते हैं कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें जो पशु चारणिक अर्थव्यवस्था था, जो कृषि आधारित ग्राम अर्थव्यवस्था की ओर धीरे-धीरे क्या हुआ? बढ़ने लगा, क्योंकि शुरू में तो वो व्यापार-वाणिज्य नहीं कर रहे, ना ही कृषि कर रहे। शुरू में वो सिर्फ़ क्या कर रहे हैं? पशुपालन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो अनार्यों से क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य भी सीख रहे हैं और वो क्या जा रहे हैं? कृषि कार्य सीखते हुए अपने ग्रामीण बस्ती का निर्माण कर रहे हैं और वो अपना धीरे-धीरे पूरा समाज बसा रहे हैं। पूरे ऋग वैदिक काल में सिर्फ़ उन्होंने यही किया है। वहीं पे हम लोग अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या था? उन्होंने सबसे प्रमुख व्यवसाय जो बनाया वो कृषि कार्य को बनाया, क्योंकि वो सीखते-सीखते धीरे-धीरे कृषि की ओर अधिक आकर्षित हुए। उन्होंने घर बसाना शुरू किया, वो धीरे-धीरे ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करने लगे और कृषि कार्य जब करने लगे तो एक कृषि जो है उसको एक अस्थायी जगह पे आपको रह के करना होगा। आप कहीं पे यायावरी रूप से आप चलते हुए उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। तो इसलिए वो धीरे-धीरे अस्थायी निवास बसाने लगे और अस्थायी निवास का जब निर्माण हुआ तो इसी तरह ग्रामीण समाज का निर्माण होता है और कृषि उनका प्राथमिक व्यवसाय हो जाता है और द्वितीय व्यवसाय क्या हो जाता है? पशुपालन, जो कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय होता है। अब जब कृषि करने लगेंगे तो वो उद्योग धंधे, व्यापार-वाणिज्य भी करने लगेंगे। इसी प्रकार से धीरे-धीरे जब लोहा का खोज होता है 1000 ईस्वी के बाद, तो धीरे-धीरे जो है ग्रामीण व्यवस्था से वो धीरे-धीरे क्या होता है, वो नगर की ओर अग्रसर होते हैं और एक नगरीय स्वरूप का निर्माण जाकर के 600 ईस बीसी के समय में होता है, जो आर्यों द्वारा शुरू किया गया था। अब हम एक-एक करके सभी पहलुओं को देखेंगे, जिसमें पशुपालन, उद्योग धंधे, कृषि उनका कैसे होता था, किस-किस के लोग आखिर क्या-क्या प्रकार थे, सभी चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ऋग वैदिक काल है, उसमें पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय रहा है। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख जो पशु होगा, वो गाय होगा, कुत्ता रहेगा, बकरी होगा, ये सब वो पालेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसको इज़्ज़त दिया जाता था, वो गाय को दिया जाता था, क्योंकि गाय से दूध, दही, मक्खन, घी सभी चीज़ बनाए जा सकते थे और एक गाय बहुत सारे लोगों का पेट भर सकती थी। इसलिए जो गाय थे उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया, गौ माता को, उनको माता का दर्जा दिया गया। ऋग वैदिक काल में 176 बार 176 बार उनका नाम आया है, गाय का बारे में बताया गया है। अधन्या, ना मारे जाने योग्य बताया गया है उसको। यहाँ तक कि ऋग वैदिक काल में जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो भी गाय को लेकर के मिलता है। 2 कबीलाए के बीच गाय को लेकर के युद्ध का वर्णन मिलता है और इस प्रकार के जो युद्ध होते थे उसको गविष्ठी, गोशु, गव्य, गवेषणा इत्यादि के नाम से जाना जाता। इसके अलावा जो गाय होते थे
उस पे 8 अंक का निशान बना होता था ताकि गाय जो है वो एक कबीला का गाय को दूसरा कबीला के लोग जो हैं वो रख ना पाएँ, उनकी पहचान हो पाए, इसलिए कोई दूसरा गाय को ना ले जाए। इसलिए गाय पे क्या होता था 8 अंक का निशान होता था क्योंकि कहा गया है जो अनार्य हैं वो गाय चुरा लेते हैं। ऋग्वेद में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि अनार्यों द्वारा गाय चुराने का वर्णन, इसलिए उसमें 8 अंक का निशान बना दिया जाता था जिसको अष्टकर्णकी कहा गया है। क्या कहा गया? अष्टकर्णकी। क्योंकि गाय चुराना लिया जाए इसलिए 8 अंक का निशान बनाते इसलिए उसको अष्टकर्णकी कहा है। उसी तरह एक घोड़ा होता था। घोड़ा जो था वो भी एक महत्वपूर्ण पशु होता था क्योंकि उसको युद्ध में प्रयोग किया जा सकता था, आने जाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो तेज था। उसी तरह हाथी और बाघ जो है वो भी ऋग्वैदिक काल में उसका उल्लेख हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन घोड़ा का हम लोग को मिलता है, जबकि हाथी और बाघ का उल्लेख हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में मिलता है लेकिन यहाँ नहीं। इसी तरह ऋग्वैदिक काल में शर्मा नामक एक पवित्र कुतिया का वर्णन मिलता है। उसी तरह से अजपाल नामक एक बकरी जो है उसका भी वर्णन मिलता है जो बहुत ही पवित्र है। ये ऋग्वैदिक काल में मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि हाथी का उल्लेख हस्ती या वारन के रूप में मिलता है। वहीं गाय की महत्ता जो है उत्तर वैदिक काल में और ज्यादा बढ़ जाती है और गाय वध करने वाले को यहाँ तक कि मृत्यु दंड देने का प्रावधान कर दिया जाता है या फिर देश निकाला दिया जाने का प्रावधान कर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। अब हम देखते हैं कृषि को। तो कृषि जो है वो वैदिक काल में 2 प्रकार के कृषि होते थे। एक होता था प्राकृतिक कृषि, मतलब जो स्वतः प्रकृति हमें उत्पन्न करके देती है जिसको अपकृष्टीय कहा गया है। उसी तरह से होता था एक खेती करके हल के प्रयोग के द्वारा बैल से हम जोत करके खेत को जब हम कृषि कार्य करेंगे तो उसको कृष्टिपच्य कहा गया है। मतलब जो खुद से कृषि करेंगे उसको क्या कहा गया? कृष्टिपच्य। और जो प्रकृति हमें जो माता है पृथ्वी माता वो जो खुद देगी उसको अपकृष्ट कहा गया। वहीं सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग का प्रमाण हम लोग को सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में हम लोग को मिलता है, जिसमें उसको कुल्या कहा गया है, जिसमें नहर का प्रयोग किया गया है। नहर भी 2 तरह के मिलते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्रकृति निर्मित हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो कृषि रहा वो कैसा रहा। तो ऋग्वेद में जैसे अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो द्वितीय व्यवसाय था हम लोग क्या हो रहा था कि अनार्यों से सीख रहे थे कृषि कार्य। ठीक है, अभी कृषि अच्छे तरीके से सीखे नहीं थे, इसलिए ऋग्वेद में हम लोग को सिर्फ 24 स्थान पे ही क्या चीज का कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है, ज्यादा स्थानों पे देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से कृषि से संबंधित कुछ शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग ऋग्वेद में बार बार देखते हैं। उर्दर, धान्य, बपंती, ठीक है, चर्सनी, ये शब्द जो थे ये कृषि के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, उर्दर, धान्य, बपंती, चर्सनी, ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसी तरह क्षेत्र, जो जुता हुआ खेत होता था, जो जोता हुआ होता था हल के द्वारा, उस क्षेत्र को उसको क्या कहते थे? जो जुता हुआ खेत होता था उसको क्षेत्र कहा जाता था। उसी तरह से होता था खिल्य। खिल्य जो होता था जो गैर उपजाऊ भूमि है, जो पर्ती क्षेत्र होता है उसको खिल्य कहा जाता था। सीता, सीता जो होता था, सीता किसको कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था जो जुता हुआ खेत में बना हुआ नाली होता था। खेत बना दिए, जोत दिए, उसमें जो नाली होता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। ठीक है, उसी तरह से होता था लांगन होता था, ये हल के लिए प्रयुक्त किया जाता था इस शब्द को। किवाश, हल चलाने वाले को किवास कहा गया है। ठीक है, करीस, करीस जो होता था ये खाद होता था, जो सूखा गोबर का खाद होता था उसको करीस कहा गया। ठीक है, और शाकम जो होता था वो गीला होता था। ठीक है, तो 2 प्रकार के हैं करीस, ये खाद होता था। खरीज और शाकम दोनों खाद ही था, लेकिन सूखा गोबर का खाद जो होता था उसको करीस कहा गया। उर्वरा से आप लोग समझ ही सकते हैं कि उर्वर भूमि जो होती थी उसको उर्वरा कहा जाता था। इसी तरह से सिंचाई के लिए भी साधन थे, इसको स्वयंजा और खनित्रमा कहा गया। स्वयंजा मतलब प्रकृति जिसको स्वयं से दे, स्वयंजा मतलब प्रकृति स्वयं से जिसको दे रही है, जैसे वर्षा का जल, तालाब का जल, ये प्राकृतिक जल है। इसी तरह खनित्रमा जो खुदाई करके प्राप्त किया गया, जैसे कुआं बनाए, तालाब हम लोग हाथ हस्त निर्मित तालाब हो गया उसको कहा गया है। इसी तरह सुर्प होता था, सुर्प जो था वो फसल साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था। सुर्प, दात्री, दात्री एक शब्द ऋग्वेद में मिलता है जिसको हसिया हम लोग कहते हैं अभी की भाषा में, उसको दात्री कहा गया है। श्रेणी कहा गया है। तितियु, तितियु जो था छलनी को कहा गया। उसी तरह खल, खलियान को कहा गया। गोडाउन जो होता था खलियान, उसको खल कहा गया है ऋग्वेद में। अब हम उत्तर वैदिक काल में समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आखिर कैसा रहा। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब ऋग्वेद से जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय लोहा का खोज हो चुका था। जो आर्य थे वो अनार्यों से कृषि कार्य अच्छे से सीख चुके थे, तो कृषि उत्पादन जो है वो
बहुत बढ़ चुका था इस समय। लेकिन इस समय लोहा कैसे आया, ये समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। लोहा का प्रयोग कैसे 1000 ईस्वी के आसपास भारत में शुरू होता है। तो देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहला लोहा का जो प्रयोग किया गया वो हित्ती सभ्यता जो है, जो ईरान इराक का क्षेत्र है, एशियाई माइनर तुर्की वाला क्षेत्र, वहाँ पे जो थे, वहाँ 1700-1800 बीसी में हित्ती समुदाय द्वारा लोहा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन हित्ती समुदाय द्वारा इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है किसी को, ठीक है? क्या हुआ, वो अपना प्रयोग करते। इसके बाद वो धीरे-धीरे वहाँ से उनका पलायन हुआ और लगभग 1200 बीसी के आसपास वो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में हित्ती समुदाय के लोग बसते हैं। तो अफ़गानिस्तान में लोहा का ज्ञान जाता है और 1000 ईस्वी 800 ईस्वी के बीच में जब वो भारत आते हैं तो भारत में भी ज्ञान मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो लोहा का खोज हुआ वो भारत में कर्नाटका में हुआ था। लेकिन वो लोहा जो था वो ज्ञान हमें नहीं था, क्योंकि वो जो था वो एस्ट्रोनॉइड जो होता है उससे वो लोहा बनाते थे। कौन? दक्षिण भारत के लोग। आज तक वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉइड से लोहा नहीं बना सके हैं, इस विधि की खोज की नहीं जा सकी है और ये अभी भी खोज जारी है कि आखिर कैसे वो जो महापाषाण काल था दक्षिण भारत का 1000 बीसी के आसपास, उस समय आखिर लोग कैसे लोहा बनाते थे वो एस्ट्रोनॉइड के, क्योंकि उन्हें उसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट का ज़रूरत होता था और आखिर वो हीट पैदा कैसे करते थे इस संबंध में खोज नहीं हुआ है। लेकिन जब 1000 बीसी के आसपास जब लोहा का खोज होता है, भारत में आता है लोहा कि कैसे उसको बनाना है, उसका प्रयोग करना है, तब हल के फाल बनते हैं, लोहे के अस्त्र-शस्त्र बनाए जाते हैं और द्वितीय नगरीकरण की ओर आगे अग्रसर होता है समाज। क्योंकि भूमि का अब अच्छे से क्या हो सकता था, जुताई हो सकती थी, अच्छे से खेती हो सकती थी, बड़े जगह पे खेती किया जा सकता था और इससे क्या हो सकता था, अब बढ़ाया जा सकता था। अब हम देखेंगे कृषि से संबंधित उत्तर वैदिक काल जो रहा है, 24 बैलों को जोड़ करके उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर अब प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो यहाँ देखते हैं कि 24 बैलों को जोड़ करके हल का प्रयोग का साक्ष्य मिलने लगा। 24 बैल को जोड़ के सोचिए हल का प्रयोग किया जा रहा है, काष्ठक संहिता से पता चलता है। उसी तरह से जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये सतपथ ब्राह्मण से पता चल रहा है कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई सभी प्रकार के चीज किए जा रहे हैं। मड़ाई मतलब होता है कटे हुए फसल से जो दाना बाहर निकालते हैं उसको मड़ाई कहा जाता है, ठीक है? उसी तरह से शतपथ ब्राह्मण हमें 2, 4, 6, 12, 24 इसके बैलों के प्रयोग के बारे में भी जानकारी दे रहा है कि जुताई के लिए 2, 4, 6, 12 और 24 बैल तक का प्रयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं कि अनाज को क्या-क्या कहा जाता है। तो जौ, जौ जो होता था उसको क्या कहते हैं? जौ तो अभी बोलते हैं, उस समय बोला जाता था इसको यब। गेहूँ को गोधुम बोला जाता था, चावल को व्रीहि बोला जाता था। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद चावल का उल्लेख नहीं करता है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को व्रीहि शब्द मिलता है जिससे मतलब होता है चावल। धान को शाली कहा जाता था, ठीक है? चावल को व्रीहि और धान को क्या कहते थे? शाली। उड़द दाल जो होता था उसको माँस कहा जाता था, ठीक है? सरसों जो था उसको सरिस्का कहा जाता था, सावा को श्यामक कहा जाता था और अलसी जो था उसको ऊँपा ऊँपा कहा जाता था अलसी को। गन्ना जो था उसको इशू कहा जाता था और सन की रस्सी जो होती थी उसको सन कहा जाता था। इन कृषि उपकरणों को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। दात्री, दात्री, दरंती जिसको हंसिया कहा गया, उसी तरह सूप होता था जिसको शुर्प जो फसल साफ करने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे। तितियु जो होता था आपका छलनी कहा गया और खल जो होता था खलियान जो गोडाउन था। अब हम लोग देखेंगे कि उद्योग धंधे और शिल्प कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल में चूंकि आर्य जो है वो कृषि कार्य कर नहीं रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो उद्योग धंधा बहुत ही सीमित था। कुताई बुनाई थोड़ा बहुत हो गया। इस काल में वर्णन मिलता है कि ये काम जो है महिलाएं ज्यादा करती थी। ये भी चीज हम लोग को ऋग्वैदिक काल में मिलता है कि महिला जो है वो ज्यादातर इस काम को कर किया करती। उसी तरह से चर्मकार का उल्लेख मिलता है, जो चमड़े के सामान बनाते। बढ़ई मिलता है, बढ़ई का उल्लेख, ठीक है? बढ़ईगिरी जो लकड़ी का काम करता है। रथकार मिलता है, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है और धातु कर्मकार जो धातु जो है उस चीजों के सामान का निर्माण करता था। उसी तरह से महत्वपूर्ण कुछ हम लोग को शब्दावली है जो हम लोग देखते हैं इससे संबंधित। सबसे पहले तछन, तछन जो था वो बढ़ई के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। कर्मकार जो धातु कर्मी होते थे उसको कर्मकार कहा गया। बशोबाय, बशोबाय जो होता था जो बुनकर होता था उसको बशोबाय कहा गया है। तसर जो करघा या करघी जिसमें कपड़ा बुनने का काम होता था उसको तसर कहा गया है, ठीक है? आतु, आतु जो है फ्रेम का कार्य जो करता था और तंतु जो धागा का कार्य करता था उसको तंतु कहा गया है। इसी प्रकार हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि लोहा और चांदी जो है उसका उल्लेख हम लोग को
ऋग वैदिक काल में तो नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग को मिलने लगता है। जो अयस है, अयस शब्द जो है ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। जो माफ कीजिएगा, उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवसाय रहा वो कैसा था, आखिर किस प्रकार के थे, तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वाजपेयी संहिता है वो 18 प्रकार के व्यवसायों की सूची हमें देता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो लोहा और चांदी है वो ऋग वैदिक काल में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका प्रयोग देखते हैं। तांबा और कांसा जो है दोनों के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग वैदिक काल में। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो उत्तर वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो आप लिख लीजिए। जैसे कुलाल, कुम्हार जो होता था उसको उत्तर वैदिक काल में कुलाल कहा जाने लगा। रजयित्री, कपड़ा जो रंगने वाले होते थे उसको रजयित्री कहा गया, ज्यादातर ये महिलाएं होती थी। उसी तरह से अयसुताप होता था जो धातु को गलाने का काम करता था। बिदलकार होता था जो बेंत होता है, बेंत बांस, वो बेंत का काम करता था। ठीक है, कंटीकार जो होता था वो बांस का काम करने वाले को कहा जाता था। और रज्जू सर्प जो कि रस्सी बनाने वाला होता था उसको कहा जाता था। स्वर्णकार जो होता था, जो स्वर्ण आभूषण है जिसको मणिकार भी कहा गया है। कृष्ण अयस, लोहा के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कृष्ण अयस शब्द जो है वो उत्तर वैदिक काल में हम लोग को मिलता है। उसी तरह से और तांबा जो है उसके लिए हम लोग को लौह अयस्क शब्द मिलता है। उल्टा है, यहाँ पे समझना चाहिए आप लोगों को कि जो कृष्ण अयस्क है वो लोहा के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि कृष्ण मतलब होता है काला। तो काला होता था चूंकि लोहा, इसलिए उसको कृष्ण अयस्क कहा गया और लौह अयस्क कहा गया तांबा को। उसी तरह अयस्क तांबा और कांसा दोनों के लिए प्रयोग किया गया। वहीं जो है दास, धीवर, कैवर्त शब्द ये भी मछुआरा समुदाय के लिए हम लोग को प्रयोग देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य इनका कैसा था। तो ऋग वैदिक काल जो थे वो व्यापार वाणिज्य तो कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे आर्य। तो अनार्य समूह के जो लोग हैं जो व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, उनके लिए जो ऋग्वेद है वो पनी शब्द का उल्लेख करता है और कहता है कि पनियां जो हैं वो गाय चुरा लेती हैं, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। इसलिए गाय को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगने लगा और आगे चल के मृत्युदंड तक उसके लिए दिया जाने लगा। भृगु, भृगु जो दानशील अनार्य होते थे, जो दान करते थे ऋग्वैदिक लोगों को, जो आर्य लोग हैं उनको उनको भृगु कहा गया है। जो विनिमय का साधन होता था वो क्या होता था, वो गाय होता था, धान होता था, घोड़ा होता था। उसी तरह हम लोग बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी का प्रयोग देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है, आखिर बैटर सिस्टम क्या था। तो बैटर सिस्टम में क्या होता था, हम किसी चीज के बदले में, कोई भी सामान है, मान लीजिए आलू है, उसके बदले हम आलू दे के, जिसको जरूरत है आलू का उसको आलू दे दिए और उसके बदले धान ले लिए। अब उस धान का क्या किए, हम हमको धान का जरूरत नहीं है, हम धान को किसी को दे करके कोई साग सब्जी खरीद लिए। ये बैटर सिस्टम होता था जिसमें पैसा का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता था आदान प्रदान के लिए। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी वो उस चीज को अपने किसी चीज से बदल लेता था, अपने दोस्तों से। और इस प्रकार से ये बैटर सिस्टम काम करता था और ये बहुत समय तक, यहाँ तक कि आजादी के बाद भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में ये बैटर सिस्टम चलता रहा था। इसे बहुत बाद में जाकर के बंद किया गया था बैटर सिस्टम को, क्योंकि व्यापार वाणिज्य जो था वो बड़े स्तर पे होता था। तो पैसे जो लेन देन होता था वो व्यापारी करते थे, लेकिन आम जनजीवन जो था वहां पे वस्तु विनिमय ही होता था। वहां पे पैसा, क्योंकि पैसा सबके पास उपलब्ध था नहीं। इसी प्रकार से हम ऋग्वैदिक काल में कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि निष्क किसको कहा गया, जो सोना होता था, सोना का ठोस पिंड होता था। इसको एक मुद्रा के रूप में भी आप लोग ले सकते हैं, जिसको निष्क कहा गया है। इसको निशाका भी कहा जाता था। ये आप लोग जरूर याद रखिए, पूछा जाता है। और विनिमय का जो प्रमुख साधन क्या था, गाय सबसे प्रमुख साधन था, घोड़ा दूसरा साधन रहा है और धान आपका एक साधन था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख शब्दावली, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य, जो व्यापारियों का लीडर होता था, जो करता है, उसको श्रेष्ठीन कहा जाता था। वृद्धा को आरण्य को उपनिषद जो है वो बताता है श्रेष्ठीन के बारे में। जो व्यापारियों का क्या होता था, लीडर होता था। कुशीद, कुशीन जो होता था वो तैत्तिरीय संहिता बोलता है कि कुशीद क्या होता था, उसका मतलब होता था कर्ज, जो ऋण होता था उसको कुशीद कहा गया। और कुर्शीदन मतलब ऋण देने वाला, उसको कुर्शीदन कहा गया है। वहीं पे जो बाट माप होता था, जो मापतौल, उसके लिए क्या है, रतिका का प्रयोग किया जाता था। बाट माप के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, रतिका। रतिका जो होता है, गुंजा का जो लाल दाना होता है उसको रतिका कहा जाता है। ठीक है, रतिका, गुंजा का लाल दाना को, ये जरूर याद रखिएगा। रतिका किसको कहा जाता है, गुंजा का लाल दाना जो है वो रतिका उसको कहा जाता था, और ये बाट माप के लिए प्रयोग होता था। उसी तरह सतपान, सतमान है, पाद है, ब्रिशल है, जो भार का एक इकाई था।
जो अनाज था वो माप-तौल के लिए किस चीज़ का अनाज का प्रयोग अनाज जो है वो माप-तौल के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? द्रोण। द्रोण नामक जो है एक प्रयोग किया जाता था द्रोण धातु का जो माप-तौल के लिए यूज़ होता था। उसी तरह से मना, मना क्या था? आखिर मना क्यों यूज़ होता था? तो मना जो होता है उसको मन से लेते हैं मतलब 1 मन बराबर 40 किलो ये एक भार की इकाई थी मना, ठीक है? मन जिसको हम लोग मन कहते हैं 1 मन बराबर 40 किलो होता था, ये भार का एक इकाई था मना। इस प्रकार से हम संपूर्ण वैदिक साहित्य को वैदिक काल के जो धार्मिक आर्थिक रहे हैं आर्थिक क्या चीज रहे हैं क्या उनमें परिवर्तन आया है इस चीजों को सभी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश की इस वीडियो में और ये बहुत ही बढ़िया से अगर समझना है तो एक बार और जरूर देखिएगा किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा मैं अगली वीडियो में उस चीज को क्लियर कर दूंगा कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है तो और याद रखिए एक भी क्वेश्चन चाहे वो कोई भी एग्जाम हो वो इससे बाहर नहीं हो सकता है ना पीटी में ना मेंस में याद रखिएगा इसी को जोड़ करके आपको मेंस के लिए भी लिखना है और पीटी के लिए भी लिखना है वीडियो को और आगे हम लोग देखेंगे कि उनका राजनीतिक जीवन आखिर कैसा था वैदिक काल अब बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत छोटा नहीं है और इससे काफी क्वेश्चन अभी भी बनते हैं तो हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक है जो ऋग वैदिक काल रहा है उसमें आखिर राजनीतिक जीवन कैसा था उनका धार्मिक जीवन कैसा था इन दोनों को हो सके तो हम लोग जोड़ के भी देख सकते हैं या अलग अलग वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट को देखने की बात करेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल कैसा रहा है गणतंत्र क्यों उद्भव हुए गणतंत्र उद्भव होने का कारण क्या रहा उनका डिक्लाइन क्यों हुआ है फिर मगध कैसे उत्कर्ष हुआ मगध का पूरे भारत में वो साम्राज्य कैसे फैला है फिर हम लोग सतवाहन कुषाण सभी शासकों को एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया तरीका से हर्ष के बाद का काल आखिर राजपूतों की उत्पत्ति का कारण क्या रहा हर्ष के बाद क्यों अंधकार युग में चला गया भारत ये सभी चीजों को हम इस समय जानने की कोशिश करेंगे भारत का अंधकार युग कब था कब कहा जाता है कि भारत अंधकार युग में था इन सभी चीजों को हम अब जानेंगे